तो इंडोनेशिया के बाली से परमाणु युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। बाली में जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन के परमाणु युद्ध में बदलने को लेकर अब बहुत बड़ा बयान दिया है। बाली में शी जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग हो चुकी है और शी को पुतिन का यार माना जाता है और बाइडेन जेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार के तौर पर सामने आए हैं। शी और बाइडेन के बीच न्यूक्लियर वॉर को लेकर क्या बात हुई है, यूक्रेन युद्ध के इस अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया तो आखिर क्या होगा, नवंबर में न्यूक्लियर वॉर की आखिर कितनी आशंका है, सबसे सटीक जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। एटम बम, धरती के महाविनाश का हथियार। एक ऐसा अमोघ अस्त्र जो तबाही का दूसरा नाम है। इसके इस्तेमाल की आशंका बड़े बड़े देशों को डरा देती है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक बार नहीं, बार बार परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले यह देख लीजिए। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का सवाल ही नहीं उठता। Sehr wichtig, dass große Klarheit darüber existiert, dass der Einsatz von Atomwaffen in dem Krieg nicht in Frage kommt und dass alle das verurteilen. Ich war sehr zufrieden, dass es möglich war, diese Sachen zu erklären, als ich mich in Peking mit dem chinesischen Präsidenten getroffen habe. Es ist sehr gut, dass jetzt auch darüber gesprochen wurde bei dem Treffen des amerikanischen Präsidenten mit dem chinesischen Präsidenten und dass auch die beiden erneut diese Klarheit entwickelt haben, dass der Einsatz von Atomwaffen ausgeschlossen sein soll. Eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf। सुना आपने, जर्मनी के चांसलर ने यह बयान G20 की बैठक के दौरान इंडोनेशिया के बाली में दिया है। अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हवाला देकर भी कहा कि न्यूक्लियर बम एक ऐसी रेड लाइन है जिसे कभी भी पार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक डरावनी रिपोर्ट बताते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को एक दो बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं।
साफ है, एटम बम के प्रहार के बाद ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका ने तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक करनी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी के CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स पुतिन के विदेशी जासूस प्रमुख से मिलने हाल ही में तुर्की गए थे। वहां उन्होंने पुतिन के विदेशी जासूस के प्रमुख से मिलकर परमाणु युद्ध की आशंका पर बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की सीक्रेट मीटिंग इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच NATO देशों तक भी पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में NATO को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। यही वजह है कि इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। यूक्रेन का खार्किव पहले ही रूस के हाथ से निकल चुका है। रूस की सेना इज्यूम से पीछे हट चुकी है। अब दक्षिण में खेरसोन को भी खाली करना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खेरसोन के बाद अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की तरफ बढ़ी तो पुतिन परमाणु बम बरसाने से भी नहीं हिचकेंगे। दावा किया गया कि खेरसोन में लगे झटके तो वो सह भी जाएंगे, लेकिन क्राइमिया उनके हाथ से निकला तो परमाणु तबाही मच जाएगी। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आएगी, उस वक्त रूस में हो रहे न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा। और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इनग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे।
पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन के परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। और चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और पांचवा संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। यानी पुतिन अगर परमाणु युद्ध का फैसला लेते हैं तो ये पांचों संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। रेडिएशन वाला वॉर छेड़ने के लिए रूस को यूक्रेन में भी एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है। ज़पोरिज़िया में रूस के विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेगा, न मिसाइल बरसेगी, ना ही टैंक गरजेगा, न फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। यूक्रेन के हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़पोरिज़िया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालत सेंट्रल यूक्रेन की होगी, जहां विस्फोट के बाद तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसान की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन के कारण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे। यहाँ रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड इस वजह से भी चिंतित है। यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार लगाने की मांग कर रहा है। पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम है। बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। नीदरलैंड में वोल्केल एयरबेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एर्सलेक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडेन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने वाले हों या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियार की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन। यही वजह है कि रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है और पोलैंड इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। पोलैंड अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला है। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। इस डील के बाद पोलैंड अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि पोलैंड ने पहले से ही अमेरिका से 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला
ऐसे में अगर रूस पोलैंड में युद्ध छिड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमला करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इस वजह से पुतिन इतना ज्यादा गुस्सा है कि उनकी न्यूक्लियर टीम को अब लगातार चौकन्ना रहने को कह दिया गया है। और इस बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आसपास ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया है जिसमें अगर पुतिन फंसे तो उन्हें 10 गुना लगान देना पड़ेगा। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पुतिन से वसूले जाने वाले लगान की बहुत ही खतरनाक शर्तों के बारे में यहाँ पता चलेगा। यूक्रेन में पल पल हर हमले के साथ मोर्चे तबाह हो रहे हैं, नए फ्रंट तैयार हो रहे हैं। बहुत धमाके हुए, कोने कोने पर बारूदी सुरंगें फटी। टैंक जलने लगे, बहुत हमले हुए, ऐसे अटैक कि सिर छुपाने की जगह नहीं बची। रूस की बहुत सी फौज अपना बंकर छोड़कर भागी है ताकि किसी तरह ज़ेलेंस्की के गुस्से से बच सके। यूक्रेन में खेरसॉन वाले मोर्चे पर पुतिन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना लगान देना पड़ेगा। सवाल है कि क्या यह लगान देना पुतिन को मंजूर होगा? यूक्रेन में युद्ध के बीच अब रोज हजारों बम धमाके हो रहे हैं, जब पुतिन रोज मिसाइल से हमला कर रहे हैं। जब रूस की फौज अपनी पोजीशन संभाले हुए है, तब पुतिन से लगान वसूलने की बात क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यूक्रेन के युद्ध में छुपा है। ज़ेलेंस्की की शर्त जानने से पहले देखिए कि G20 को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने कैसे पुतिन और रूस को बेइज्जत किया। ज़ेलेंस्की ने G20 को G19 बताया, यानी ज़ेलेंस्की ने इस ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया और बता दिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय गुट में रूस के लिए कोई जगह नहीं है। Це у своєму зверненні до учасників саміту G19 в Індонезії. Це об'єднання дуже вагомих держав, і сьогодні ще напередодні саміту вже прозвучали вагомі заяви. Зокрема, важливо, що Сполучені Штати і Китай разом відзначили неприпустимість будь-яких погроз застосування ядерної зброї. 9 महीनों से जारी युद्ध के लिए पुतिन से लगान वसूला जाए, ये ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी डिमांड है। ज़ेलेंस्की अब खेरसॉन जीतने के बाद पुतिन को कोई डिस्काउंट भी नहीं देना चाहते और उनसे 10 गुना लगान वसूलना चाहते हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की बहुत गुस्सा है। खेरसॉन पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि वो बैकफुट पर नहीं है और उनकी लगान वाली डिमांड युद्ध से हुए नुकसान पर जुर्माना वसूलने जैसा है। यूक्रेन युद्ध में अब रूस से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपना एजेंडा फाइनल कर दिया है। ज़ेलेंस्की खेरसॉन वाला हौसला बुलंद रखना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने उस जगह पहुंचकर बता दी है जहां से रूस की फौज ज्यादा दूर नहीं है। Всіх, що таке Україна, що таке присутність нашого прапору. Коли є український прапор, є цивілізованість, є свобода, є соціальне забезпечення, є інфраструктура, є безпека, є кому дбати про людей, є все те, що зникає, що руйнують, коли приходять окупанти.
Ось що значить російський прапор. Повне спустошення. Немає ні електрики, ні зв'язку, ні інтернету, ні телебачення. Окупанти все знищили самі. ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने बहुत सख्त शर्तें रख दी हैं। ज़ेलेंस्की अपनी हर वो जमीन वापस चाहते हैं जिस पर पुतिन का कब्जा है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध अपराध के लिए रूस की सेना पर मुकदमा चलना चाहिए। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को युद्ध में जितना नुकसान हुआ है, पुतिन उसका मुआवजा चुकाए। ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити і ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні підтримана щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить відшкодувати усі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які Росії доведеться заплатити за скоєне, це тепер частина міжнародно-правової. सबसे खास बात यह है कि ज़ेलेंस्की की डिमांड पर संयुक्त राष्ट्र ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें कहा गया है कि रूस को यूक्रेन पर हमला करके तबाह करने पर भुगतान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए 193 सदस्यों में से 94 वोट पुतिन से लगान वसूलने के पक्ष में है, जबकि 14 वोट इसके खिलाफ पड़े और 73 सदस्य वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रहे। Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации. पुतिन ने 23 फरवरी की रात से जब से युद्ध शुरू किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके या कहें कि रूस के खिलाफ 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। अब देखिए पुतिन के सामने ऐसी डिमांड रखने वाले ज़ेलेंस्की की हिम्मत कैसे बढ़ी है। ये यूक्रेन का Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है जो रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा है। इस हेलीकॉप्टर को दुनिया फ्लाइंग टैंक के नाम से जानती है। ये बहुत नीचे उड़ते हुए हमला करता है। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन की परवाह किए बगैर ये उसकी मान में घुसकर रॉकेट दागता है। यह हेलीकॉप्टर 2400 किलोमीटर के बम और मिसाइल या रॉकेट लेकर उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ सकता है। इसमें 23 मिलीमीटर की गन लगी हुई है जो बख्तरबंद गाड़ियों को भेज सकती है। ये सोवियत संघ के दौरान का बना हुआ हेलीकॉप्टर है और रूस के पास भी ऐसी कई मशीन हैं जो यूक्रेन को कई मोर्चे पर परेशान कर रही हैं। हालांकि वो यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइलों का निशाना भी बने हैं। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं जो यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह झोंक दिए गए हैं। रूस के पास Mi-35 का दूसरा वर्जन Mi-24 भी है और पुतिन के पास ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत से नए ऑपरेशन लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक हाईवे के ऊपर फिल्माया गया ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर कितनी नीची उड़ान भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को एयर डिफेंस गन से और मिसाइल से भी मार गिराना आसान नहीं होता। कम ऊंचाई होने की वजह से ये रेडार पर भी नजर नहीं आते, लेकिन ऐसी उड़ान बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि एक चूक हुई तो बचने का मौका नहीं मिलता। Боротьбі проти зла, але вже визначало увесь подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний. Щоб звільнити всю нашу землю від рашистів, нам доведеться воювати ще деякий час. Воювати, але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати реалізувати нашу формулу миру? देखा जाए तो ज़ेलेंस्की ने पुतिन की राह में बड़े कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि पुतिन को हर मोर्चे पर अपमानित किया जाए। उनके नुकीले कांटे पुतिन का हर मिशन जरूर मुश्किल कर दें।
यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की फौज अब पुतिन की सेना के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखे हुए है। पुतिन की फौज को रोकने के लिए अब ज़ेलेंस्की ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया है। पुतिन की फौज जहां जहां आगे बढ़ रही है, ज़ेलेंस्की ने वहां बारूदी सुरंग बिछाने शुरू कर दी है। ऐसे बारूदी सुरंग और ड्रोन हमलों में पुतिन को क्या नुकसान हो रहा है, वो अब धमाके वाले वीडियो देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका, छठा धमाका, सातवां धमाका, आठवां धमाका, नवा धमाका और 10वां धमाका। देखिए कैसे रूस का एक टैंक हमले के बाद जलने लगा। एक टैंक जब इस तरह फटता है तो उसमें सवार फौजियों के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए नुकसान तो पुतिन को भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। अभी ज़ेलेंस्की बहुत जोश में है क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया भी यकीन नहीं कर पा रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 81,000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। ये युद्ध का 9वां महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है, खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की रखना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह नहीं देखना पड़े। इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन रूस पर प्रेशर है। रोज बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2,800 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5,600 से ज्यादा है। पुतिन की 1,800 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े ज़ेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शौक की तरह है। ये खेरसौन की जमीन है और यहाँ पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों का गिनना बंद कर दिया गया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेलेंस्की ने खेरसौन में गेम पलट दिया। आप ज़ेलेंस्की के कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। करीब 4,500 मिलिट्री व्हीकल को धमाके से उड़ा दिया गया। 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है। रूस के 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,500 से ज्यादा ड्रोन पुतिन भी गंवा चुके हैं। Тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів. По вулицях пересуваються патрулі.
ज़ेलेंस्की की फौज ने खेरसॉन से एक और वीडियो भेजा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में रूस की सेना के हेलमेट पड़े हुए हैं। ये नाइपर नदी का किनारा है और यहाँ रूस की फौज का सामान बिखरा हुआ है। रूस की फौज के हेलमेट बताते हैं कि यहाँ सैकड़ों रूसी फौजी किसी तरह जान बचाकर नदी की दूसरी तरफ भागे हैं। यहाँ रूसी सैनिकों की जैकेट भी पड़ी हुई है और उनके कई हथियार भी देखे जा सकते हैं। खेरसॉन नाइपर नदी के दोनों तरफ बटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले करने शुरू कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की फौज ने नाइपर नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इसमें यूक्रेन ने हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया। रूस की सप्लाई लाइन कटने लगी और इसी वजह से पश्चिमी खेरसॉन में रूस की पोजीशन कमजोर पड़ गई। Одне з найважливіших міст півдня нашої країни і єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити після 24 лютого. І ось Херсон вже вільний. Що це означає? Ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स। किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर, खासकर कीव और खारकीव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। साथ में खेरसॉन पर वापस कब्जे वाला हौसला भी बुलंद है। फिलहाल पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे।